हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। कक्षा 12 के महत्वपूर्ण टिप्पणी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 टिप्पणियों को पढ़ेंगे। कितने टिप्पणी? 10 टिप्पणी को। तो देखिए, इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला हमारा क्या है। पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कृत्रिम संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। देखिए, कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक प्रजनन तकनीकी है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच संकरण किया जाता है ताकि एक नई प्रजाति या विशेष गुणों वाले जीव प्राप्त किए जा सकें। तो ये होता है कृत्रिम संकरण। एक ऐसा प्रजनन तकनीकी है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच संकरण कराते हैं। मतलब दो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए बैल का एक गाय और भैंस, इन दोनों के बीच संकरण कराया जाए तो एक विशेष दूसरे प्रकार का जो होगा जीव, विशेष गुण वाला जीव उत्पन्न होगा। तो ये करा ताकि एक नई प्रजाति विशेष गुण वाली प्राप्त की जा सके। तो इसमें दो अलग अलग प्रजातियों के बीच संकरण कराया जाता है। अब आगे देखिए, कृत्रिम संकरण के उद्देश्य देखिए क्या है। नई प्रजातियों का निर्माण करना, विशेष गुणों वाले जीवों को प्राप्त करना, प्रजातियों की विविधता बढ़ाना, कृषि और पशुपालन में उत्पादन बढ़ाना। आगे देखिए क्या है। कृत्रिम संकरण के तरीके: प्राकृतिक संकरण, कृत्रिम गर्भाधान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग। और देखिए क्या है कृत्रिम संकरण के फायदे। क्या क्या इसके फायदे हैं। नई प्रजाति का निर्माण, विशेष गुणों वाले जीव प्राप्त करना, उत्पादन बढ़ाना और विविधता बढ़ाना। देखिए आगे क्या है। कृत्रिम संकरण के नुकसान देखिए, इसके नुकसान क्या क्या हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आप अलग अलग प्रजाति के जीव के बीच संकरण कराएंगे तो प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ेगा ही। जीन प्रदूषण हो सकता है। जीन तो उससे प्रदूषित होगा क्योंकि अलग अलग गुण वाले दूसरे जीन से दूसरे प्रजाति के जीव से दूसरे प्रजाति के जीव से संकरण कराएंगे तो उनका जीन तो प्रदूषित होगा। नई प्रजाति के अनुकूल में समस्या हो सकती है। नैतिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए क्या है कृत्रिम संकरण के उदाहरण। देखिए नंबर 1, गाय और बफेलो के बीच संकरण, मुर्गी और टर्की के बीच संकरण, मक्का और तंबाकू के बीच संकरण, मछली और केकड़े के बीच संकरण। ये इनके उदाहरण हैं। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है। अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अपरा या प्लेसेंटा, देखिए क्या होता है। अपरा या प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान गर्भ में विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। यह माता के रक्त से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाने में और शिशु को मलिन पदार्थों को माता के रक्त में पहुंचाने का कार्य करती है। अपरा क्या है। अपरा जिसे इसका अंग्रेजी प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जब औरत गर्भ धारण करती है उसके दौरान यह एक विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्या करता है, माता के रक्त से पोषक तत्व और ऑक्सीजन को शिशु तक पहुंचाता है। जो गर्भ के अंदर शिशु होता है उसको पहुंचाता है। आगे देखिए प्लेसेंटा के कार्य यानी अपरा के कार्य। देखिए क्या है। पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का संचार करना, मलिन पदार्थों का निष्कासन, हार्मोन्स का स्राव, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा करना। अब देखिए प्लेसेंटा के प्रकार। प्लेसेंटा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का होता है। देखिए क्या, मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा यानी एक ही अपरा, और है डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा यानी 2 अलग अलग अपरा। देखिए प्लेसेंटा यानी अपरा के महत्व देखिए क्या है। नंबर 1 है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास, दूसरा है माता के स्वास्थ्य की रक्षा, तीसरा है गर्भावस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा और चौथा है प्रसव के दौरान शिशु की सुरक्षा। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। उलभेदन यानी एमनियो एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें। तो देखिए उलभेदन क्या होता है। उलभेदन अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटिस 2 अलग अलग चिकित्सीय प्रक्रियाएं हैं। जो उलभेदन है इसका अंग्रेजी अल्ट्रासाउंड भी होता है और एमनियोसेंटेसिस भी होता है।
तो देखिए दोनों ये अलग अलग प्रकार का है जो गर्भावस्था के दौरान की जाती है। तो देखिए पहले देखते हैं अल्ट्रासाउंड क्या है। उल्भेदन यानी अल्ट्रासाउंड। देखिए एक अल्ट्रासाउंड परीक्षण में पल रहे शिशु की तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड देखिए जब कोई गर्भवती होता है तो उसका अल्ट्रासाउंड होता है बार बार। तो ये कराई किसके लिए होता है, गर्भ में जो शिशु होता है उसकी तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में किया जाता है और इसके द्वारा शिशु की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य की जांच की जा सकती है। अगला देखिए क्या है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर एक तरल पदार्थ एमनियोटिक फ्लूइड का नमूना लिया जाता है। यह परीक्षण गर्भावस्था के 15वें से 20वें सप्ताह के बीच किया जाता है और इसके द्वारा शिशु में जेनेटिक विकारों की जांच की जा सकती है। आगे देखिए दोनों परीक्षणों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अल्ट्रासाउंड एक गैर इन्वेसिव परीक्षण है जबकि एमनियोसेंटिस्ट एक इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में एक सुई डाली जाती है। तो उससे इसका परीक्षण होता है जब गर्भ में एक सुई डाली जाती है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म में होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें दो नर युग्मक शुक्राणु और एक मादा युग्मक मेगा युग्मक या भ्रूण थैली का मिलन होता है। दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों की एक प्रमुख विशेषता है। दोहरे निषेचन के बारे में कुछ खास बातें देखिए क्या है। दोहरे निषेचन में एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है और युग्मनज बनाता है। दूसरा शुक्राणु दो ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। दोहरे निषेचन के बाद निषेचित बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय के ऊतक से फल बनता है। आगे देखिए दोहरे निषेचन में संयुग्मक और त्रिसंलयन शामिल होता है। आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन बहुत जरूरी होता है। अगर सिर्फ संयुग्मक होता है और त्रिसंलयन नहीं होता है तो भ्रूणपोष नहीं बन पाता है। आगे देखिए अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले जीन का आपस में संकरण करते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट होने की जगह एक मिश्रित गुण प्रकट होता है। इसी को प्रभाविता को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो मटर के पौधे से इसका संकरण करा, दो मटर के बीज से, एक गोल बीज से एक लंबे बीज से, यानी एक हरे बीज से एक किससे, सफेद बीज से। तो दोनों का जब संकरण कराएंगे तो इसमें क्या होगा, गुलाबी अगर उत्पन्न हुआ ना, फिर अगर जो छिप जाता है वो हमारा अप्रभावी होता है, जो दिखाई देता है वो प्रभावी होता है। अगर इसमें प्रभावी अप्रभावी ना हो, इसके अलावा कोई और मान लीजिए गुलाबी प्रकट हो जाए तो क्या होगा, ये अपूर्ण प्रभाविता होगा। अब आगे देखिए अगला है मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मानव जीनोम परियोजना HGP एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना थी जिसका लक्ष्य मानव DNA को बनाने वाले आधार जोड़ों को निर्धारित करना और भौतिक कार्यात्मक दोनों दृष्टि से मानव के जीनोम के सभी जीनों की पहचान करना, मानचित्रण और अनुक्रमण करना था, जो मानव जीनोम परियोजना थी। यह 1990 में शुरू हुआ और 2003 में यह पूरा हुआ, मानव जीनोम परियोजना जो है। अब देखिए अगला हेडिंग है सप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए जब किसी कारक या जीन के युग्म बहुविकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना हो, मिश्रित रूप से प्रभाव डालें, यानी दोनों अपना अपना प्रभाव प्रकट करें, तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। अब देखिए अगला है हाथी पांव यानी फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए किस पर, फाइलेरिया जिसे आप कहते हैं, तो यही है फाइलेरियसिस। तो यही है फाइलेरिया जिसे कहते हैं, रोग होता है फाइलेरिया रोग। तो हाथी पांव फाइलेरिया एक ही है। देखिए क्या होता है,
देखिए, हाथी पांव या फाइलेरियोसिस एक संक्रामक रोग है जो परजीवी कृमि द्वारा फैलता है। परजीवी कृमि एक जीवाणु इसके द्वारा फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए इसके फैलने के कारण, विशिष्ट परजीवी कृमि क्या है, इसका नाम बिचेरिया बिचेरिया बैक्राफ्टी द्वारा संक्रमण, मच्छरों द्वारा संचारित और जल तथा वायु प्रदूषण द्वारा होता है। देखिए इसके लक्षण क्या क्या होते हैं इस रोग के, हाथी पांव के। देखिए लक्षण, पैरों और हाथों में सूजन, दर्द और जलन। आपका पैर जिसको होता है फाइलेरिया, उसका पैर हाथी के पांव जैसा मोटा हो जाता है। तो ये पैरों और हाथों में सूजन, दर्द और जलन होता है। त्वचा का खराब होना, लिम्फ नोड्स की सूजन। अब देखिए इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके दो प्रकार हैं। जो हाथी पांव है फाइलेरिया रोग के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है एक्यूट फाइलेरियोसिस और दूसरा होता है क्रॉनिक फाइलेरियोसिस। देखिए निदान यानी इसके उपाय क्या क्या हैं, निदान इसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए नंबर एक, रक्त परीक्षण, रक्त का टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, एमआरआई टेस्ट कराएं। अब देखिए इसका उपचार क्या क्या है। उपचार क्या है इसका, एंटी पैरासिटिक दवाएं, दर्द निवारक दवाएं, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। अब देखिए इसका निवारण क्या क्या है, मच्छरों को नियंत्रित करना, स्वच्छता बनाए रखना, जल प्रदूषण कम करना और टीकाकरण करवाना। अब देखिए अगला हमारा है आधुनिक मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आधुनिक मानव हमारा हेडिंग है। देखिए आधुनिक मानव, जिसे होमोसेपियंस भी कहा जाता है, पृथ्वी पर रहने वाले मानव प्रजाति आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई और तब से यह पूरे विश्व में फैल गया। अब देखिए इसकी विशेषताएं, आधुनिक मानव की विशेषताएं। देखिए बुद्धिमत्ता और सोच की क्षमता, भाषा और संचार की क्षमता, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। अब आगे देखिए आधुनिक मानव की विशेषताएं, खड़े होकर चलना, दो पैर पर चलना, हाथों की उपयोगिता करना, मस्तिष्क की विकसित क्षमता करना। मस्तिष्क का उनका विकास है, वो खड़े होकर चलते हैं, पैरों से चलते हैं और हाथों से काम करते हैं। अब देखिए आधुनिक मानव की उपलब्धियां। तो देखिए तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक खोज, सामाजिक और आर्थिक विकास। अगर आप टिप्पणी हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला हमारा क्या है टॉपिक, 10वां, प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए प्रतिबंधन एंजाइम जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखिए क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम एक विशेष प्रोटीन होते हैं जो डीएनए की विशिष्ट क्रमों को काटने का कार्य करते हैं, डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने का कार्य करते हैं। ये एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग और आणविक जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए इसके कार्य, इसके कार्य देखिए क्या है, डीएनए की विशिष्ट क्रमों को पहचानना है। जो एंजाइम है इस एंजाइम का डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटना इनका काम है। जेनेटिक विश्लेषण में मदद करना। अब देखिए इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये। नंबर एक है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए इसके उपयोग क्या क्या है। देखिए इसका उपयोग नंबर एक है जेनेटिक क्लोनिंग, दूसरा है जेनेटिक विश्लेषण और तीसरा है जीन थेरेपी और चौथा है डीएनए सिक्वेंसिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।